सालू जी तैयार हैं? सालू जी आप तैयार हैं दीदी? थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो इसके साथ ही हम फॉर्मली अपनी क्लास शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ये बनता है तुम्हारा। अच्छा, चलो, आपकी वो तो हम बल हो आपका भी। तो एक छोटा सा वीडियो को तो हमने चला दिया। एक छोटा सा अपना परिचय मैं एक्चुअल में मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड ही पता है और मैं चाह रहा था थोड़ा सा पर्सनल बैकग्राउंड से शुरू करके कि जैसे एसआरसीसी से आपने बीकॉम करा हुआ रेगुलर में और वो भी 90 के उसमें, उसके बाद आप एक हाउसवाइफ बन गए और उसके बाद आपने फिर दोबारा से आप प्रोफेशनल लाइफ में आए। तो उस थोड़े से बैकग्राउंड के साथ हम शुरू करते हैं सेशन को। तो बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली पढ़ाई काफी की थी मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास आउट हूँ। बट सिंस हम लोग की जैसे शादी भी जल्दी हो गई और उसके बाद बनियोस में मतलब थोड़ा अलाउड कम होता है कि लेडीज बाहर जाके काम करें या कुछ करें। बट लकीली मेरे हस्बैंड बहुत मतलब कि बहुत साथ देते हैं और वो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई या कुछ वेस्ट ना करूं। तो आफ्टर 19 years ऑफ माई मैरिज मैंने एक काम शुरू किया है। इस काम को शुरू करते हुए मुझे 5 साल हुए हैं। एंड मतलब माय फर्स्ट टीचर इज राहुल। मतलब मेरे को अगर मैं सही बोलूं तो राहुल इज कि मैं सबसे पहली एजेंट हूँ जिसने उसको ट्रेन किया है। सिर्फ मैं राहुल के कोड में नहीं हूँ, इतना ही फर्क है। अदरवाइज ही इज माय फर्स्ट मेंटर और उन्होंने मुझे हर चीज बहुत ही अच्छे से सिखाई और मुझे इस लेवल तक अगर कोई लाया है तो उसमें राहुल का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा। मतलब एक घर की दुनिया से निकल के बाहर की दुनिया में आना, मेरे साथ जाना, हर जगह लेके जाना, एक बहुत ही सपोर्ट जो कर सकता है एज अ ब्रदर एज अ टीचर, बहुत किया उन्होंने। तो उनका हक है मेरे पे, जब भी चाहेंगे वो होगा। थैंक यू, आप बड़े हम्बल हो। ऐसा कुछ क्या, सब ऊपर वाला होता है, किसी ना किसी को आगे करता है वो। तो आपने जैसे 19 ईयर आपने एक हाउसवाइफ के तौर पे निकाले, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और जैसा मैं आपको जानता हूँ एक अच्छी काफी रेपुटेटेड और एक जिसे कहते हैं कि वेल सेटल्ड फैमिली से आप बिलोंग करते हो और उसके बावजूद आपने एक एलआईसी प्रोफेशन को चूज करा। तो बहुत सारे लोगों में क्या आता है ना, एक इश्यू आता है, रिस्पेक्ट का इश्यू आता है कि यार एलआईसी का काम तो ना वो करता है जो बिल्कुल कुछ, जिसके पास कुछ भी नहीं करना हो। लेकिन आप एक एक इन लॉज की तरफ से भी, मतलब ससुराल भी और मायका भी, दोनों आपका काफी अच्छा रेपुटेड फैमिली है। तो क्या आपके मन में भी ऐसा है कि इंश्योरेंस बिजनेस नहीं करना चाहिए या हाँ इंश्योरेंस बिजनेस की, बताइए। बिल्कुल। तो ये 19 ईयर सिर्फ उसी जद्दोजहद में निकले कि मेरे को ये काम नहीं करना था। मेरे हिसाब से काम बहुत बेकार काम था। अच्छा। बट कुछ जिंदगी में वाकई ऐसे हो जाते हैं जब इस काम की इम्पोर्टेंस आप अपने सामने देखते हो। एक्चुअली मेरे पड़ोस में एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छे लेविश लाइफस्टाइल से रहती थी और उनके हस्बैंड 46 की एज में बड़ी जल्दी मतलब एक्सपायर हो गए अचानक से। मतलब बस उन्होंने चाय मांगी और इतने में एक्सपायर। जब मैं उनके घर में थी तो मैंने देखा कि भाई मतलब इतनी लेविश लाइफ जीने के बाद आज जो रिचुअल्स होते हैं, आखिरी रिचुअल्स के लिए पैसे नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कैसे होगा, मतलब कोई लॉस हुआ होगा उनको थोड़ी दिन पहले। तो कोई बोल रहा था कि एलआईसी होगी तो उससे फायदा हो जाएगा या कुछ। मतलब मैंने वो बहुत परेशानी वाला माहौल देखा जो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा कि जिंदगी में ऐसा भी होता है। मैं बहुत परेशान रही। 23 मार्च 2015 उस टाइम उनकी डेथ हुई थी। मेरी डॉटर के 12th के एग्जाम चल रहे थे। तो जैसे मैंने मतलब बहुत परेशान थी, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो फिर मुझे समझ आया कि जिस काम के लिए मुझे बोलते थे कि एलआईसी बहुत अच्छी है, लोगों की हेल्प कर सकती है, उस वाक्य के बाद मुझे वाकई लगा कि अगर मैं एक भी फैमिली की हेल्प कर पाऊं, टाइमली हम पेमेंट दे पाए, टाइमली हम किसी को हेल्प दे पाए, तो हमारे जीवन का एक सक्सेस है। अदरवाइज अपने लिए तो सब जीते हैं। और फिर बच्चे भी ऑलरेडी बड़े हो चुके थे तो इतना मेरे को घर में भी बहुत रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था, काम भी कम था। आई वॉज फ्री ऑल्सो। बट उस टाइम मुझे बहुत हर्ट हुआ था तो फिर मैंने सोचा अब करना है तो फिर करना है। ठीक। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस व्यवसाय में जब आप आते हो ना तो बहुत सारी कठिनाइयां आती है। सबसे पहली बात है कि एक आप
लाइफ एक अलग तरीके से जी रहे होते हो, यहाँ पे एक अलग तरीके से जीनी होती है, और बिल्कुल। हम एक कंफर्टेबल लेवल और एक आजादी, ये सारी चीजें काफी हो जाती है। तो इस व्यवसाय में जब आप आए तो आपको क्या क्या समस्याएं आई और आपने उनका सामना किस प्रकार किया? देखो, आप कोई भी नई चीज शुरू करते हो तो समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं का तभी तक डर है जब तक आप उसको समस्या मानते हो। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी हर एक जगह है। वो सिर्फ आपके मन की अवस्था है। अगर आपने सोचा मुझे करना है, तो फिर कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। और आप ये सोचे नहीं जी मुश्किल है, तो कोई भी चीज आपसे करवा नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको अपना मन स्ट्रांग करना पड़ता है। एक ना मतलब कुछ होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए आपके पास चलने के लिए। जैसे मेरे पास एक लक्ष्य था कि नहीं, मुझे हेल्प करनी है। जब तक वो लक्ष्य नहीं होता, आपको हर चीज मुश्किल लगती है। बट अगर आपने एक बार लक्ष्य डिसाइड कर लिया, आपने एक बार गोल डिसाइड कर लिया, तो फिर कोई मुश्किल एज सच आपको रोक नहीं सकती। देयर इज नथिंग लाइक दैट। एक जैसे ये प्रोफेशन है, तो इस प्रोफेशन में क्या होता है, हमारा बिजनेस है, ओवर टाइम का बिजनेस है। तो क्या होता है कि एक वुमेन के लिए भी काफी सारी परेशानियां हैं कि उसको अपना घर भी संभालना है, उसको अपना रिलेटिव भी को भी देखना है और बिजनेस को भी देखना है। तो आपके सामने ऐसी कोई परेशानी आई तो आपने उनका कैसे सामना करा? टाइम मैनेजमेंट को कैसे हाँ, करते हो? मतलब आप टाइम देखो, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ में जिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप सोचे जी मैं 8 बजे उठ जाऊं, सारे काम कर लूं, तो नहीं होता। अगर आपने एक पूरे मैनेज कर रखी लाइफ को कि भाई मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे तक घर का काम खत्म करना है, इतने बजे मेरे को हस्बैंड को देना है, इतने बजे मेरे को बच्चे को देना है, और बाकी सब अगर आप डिसिप्लिन में चलते हो। अब प्रधानमंत्री मोदी भी तो देश को संभाल रहे हैं ना। सिर्फ एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। आप टाइम होता है, सबके पास होता है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आपकी आज तक की सबसे मुश्किल, सबसे ऐसी सेल कौन सी है जिसमें आपने सबसे ज्यादा मेहनत करी और काफी वक्त लगा? उस सेल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। मेरी जो सबसे फर्स्ट सेल थी, वो सबसे मुश्किल सेल थी। अच्छा। एक्चुअली उन दोनों हम नई नई भी थी, और मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था कि कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। और जिनसे मेरी बात हुई वो बहुत ही एक्सपर्ट बंदे थे, मतलब कंप्यूटर लाइन में पढ़े लिखे इंजीनियर थे। और जैसे मेरी फोन पे बात हुई थी, तो जैसे मैं उनसे बता रही थी प्लान्स के बारे में, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगा वो गूगल से देख के बात कर रहे हैं। तो एक बार अब बंदा कॉन्शियस हो जाता है कि आपको सब कुछ एकदम अप टू द डेट, टू द पॉइंट बताना है। तो उन्होंने मुझसे बहुत इतने क्वेश्चंस पूछे ना, मतलब इट वाज लाइक, मतलब हार्डेस्ट ट्रेनिंग। मतलब एक एक पॉइंट उन्होंने पूछा, ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये रिबेट लिखी है, इसका मतलब क्या है, ये परसेंटाइल लिखा है, बोनस क्या होता है, फिर भी क्या होता है। मतलब इट वाज लाइक अ मिनी एग्जाम फॉर मी, मतलब मिनी एक्सटेंसिव एग्जाम। तो मैंने कई चीजें मुझे पता भी नहीं थी, जैसे परसेंटाइल मुझे नहीं पता था। एक अलग सा चीज होती है परसेंटाइल, जैसे LIC बोनस डिक्लेयर करती है परसेंटाइल में, या एक ह्यूज सम रिबेट होता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता था। और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं क्लियर थी उस दिन। तो मैंने उनको फिर सीधा बोला कि नहीं सर, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको सब चीजें ठीक से बताती हूँ। फिर मैंने अगले दिन समझ के पूछ कर उनको कॉल बैक किया और फिर एक एक चीज उनको बताई। बट उन्होंने उस प्रोसेस में मुझे बिल्कुल परफेक्ट कर दिया कि भाई मुझे बता दे कि हाँ, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इतने लेवल तक पूछे जा सकते हैं। आप आज की डेट में अगर मेरे से कोई बात होती है या हम कोई बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, सर आप पहले गूगल पे देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए, देन वी विल डिस्कस। फिर मैं आपको एक एक पॉइंट उसको क्लियर कर दूंगी। क्योंकि देखो, ऑथेंटिसिटी तभी बनेगी जब बंदा कहीं दो जगह से पूछेगा, देखेगा, अदरवाइज ऑथेंटिसिटी नहीं बनती। बट उस ट्रेनिंग ने मुझे आगे सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर दिया था। ही वॉज लाइक अ टीचर टू मी ऑन दैट डे। रोहित भाई म्यूट कीजिए अपने आपको, रोहित अरोड़ा जी। आपकी कोई दो सेलिंग स्ट्रेटेजी, जैसे एक होता है ना यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है किसी का, जो आप अपने बहुत यूज करते हो और सेल क्लोज करते हो, आपको लगता है कि इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, जब मैं इसके बारे में इसका यूज करूंगा तो ये यूज करूंगी तो, सॉरी,
जेंडर वाले। तो आपको लगता है कि मेरी सेल बहुत आसानी से और एक अच्छी लेवल की क्लोज हो जाती है, आपका कौन सी अपनी 2 यूएसपी लगती मेरी यूएसपी है वेट एंड वॉच एंड ट्रस्ट। है? ओके, थोड़ा सा डिटेल बताइए। मतलब एक्चुअली हम लोग बहुत पुश नहीं करते हैं किसी को कभी भी। हम लोग एक पैसिव स्ट्रेटेजी में चलते हैं। मतलब हम लोग मार्केटिंग करते हैं, पैम्पलेट जैसे तुषार जी पैम्पलेट्स देते हैं और जो ई पैम्पलेट्स देते हैं, वीडियोस बनाते हैं। हम लोग प्रॉपर हम डिजिटल पोर्टल पे मार्केटिंग करते हैं और हम लोगों को बताते हैं हम ये काम कर रहे हैं, उसके आइडियाज बताते हैं। फिर सामने वाले का हम वेट करते हैं रिस्पॉन्स का। जब वो रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स मैं क्रिएट नहीं कर सकती, मैं उसी रिस्पॉन्स के बाद ही काम कर सकती हूँ। उस रिस्पॉन्स की मैं वेट करती हूँ। उस रिस्पॉन्स के बाद ही फिर मेरा काम है एकदम ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा अपने आप का ट्रस्ट वर्दी बनाना। जब तक वो ट्रस्ट एक चीज ऐसी है एलआईसी में, उसके बिना कुछ होगा नहीं। जिस दिन वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। देखिए, वो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते जी मैंने 10 साल किसी को फॉलो किया, कोई फॉलो नहीं होता। ट्रस्ट डेवलपमेंट होता है कि आप किसी से 20 साल की कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो वो भी तो आपको जज करेगा ना 2-3 साल कि भाई ये बंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम उसको वो टाइम देते हैं कि आप हमें जज कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए वाला हिसाब होता है कि पहले आप हमारी सर्विसिंग देखिए, हमारा एटिकेट्स देखिए, हमारी काम करने की प्रणाली देखिए, उसके बाद आप हमसे कोई पॉलिसी लीजिए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे क्लाइंट जैसे आप काफी ओपन भी हो गए हैं, तो मुझे बोलते हैं कि आपने कभी मैडम बार में बहुत पुश नहीं किया, आपने जो भी चीजें बताई क्लियर बताई और अच्छे से बताई। तो वो ट्रस्ट की वजह से वो लोग फिर मेरे से ही लेते हैं, कहते नहीं मैडम जितना आप बहुत कम पुश करते। बल्कि इवन कई क्लाइंट्स के तो मेरे पास इसलिए भी फोन आते हैं कि भाई हमें किसी और को भी पॉलिसी देनी है और आप बताएं क्या कौन सी पॉलिसी ले लूं, उसमें क्या क्या होगा। मैं तो वो भी बता देती हूँ कि आप किसी से भी लीजिए, पर लीजिए ये। हमारा काम है अपना ट्रस्ट बना के रखना। एक फेस वैल्यू है जिसका एक कोई मोल हो नहीं सकता, उसको बना के रखना पड़ता है। तो मतलब मेरे को फीडबैक यही मिलता है क्लाइंट से कि मैडम आपने बहुत पुश नहीं किया, इसलिए मन करता है कि आपसे ही करवाए काम। यही है। ठीक, 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं इनबॉक्स में। हम क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद रखेंगे, तो अभी बीच में आप पूछेंगे भी तो वो कुछ फायदा नहीं है, हम अभी नहीं करेंगे उसके बारे में बात। हम जब ये सेशन खत्म करेंगे तो एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। थैंक यू। ये अगला सवाल ये है कि आज तक की आपकी सबसे बड़ी सेल कौन सी है? उस सेल्स का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए। अब वो मैं सेल किस मायने में बताऊं? मतलब सेल। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से तो जो मेरे को अपना 10% ऑफ इनकम दे रहा है हम्म। वो ज्यादा बड़ी इनकम है, और कई बार 1000 रुपए महीना भी हो सकता है। ठीक। मतलब मैंने एक रिक्शे वाले की 1000 रुपए महीना निकालता है, वो तो उसकी 10% इनकम है। वो हम्म। मेरे पे ट्रस्ट कर अपनी 10% इनकम के लिए, मेरे हम्म। लिए तो वो सेल भी बड़ी है। हम्म। किस हिसाब से आप पूछना चाहते हो मैं वो बता देती मैं पूछना चाहता हूँ प्रीमियम वाइज, सबसे बड़ा प्रीमियम, हूँ। सबसे बड़ा हाँ, रेगुलर प्रीमियम, सबसे बड़ा सिंगल प्रीमियम, कुछ भी ऐसा इस तरह का। जो बड़े रेगुलर प्रीमियम होते हैं ना एक्चुअली, वो पहले आपको जज करते हैं बहुत साल कि आप इस बिजनेस में टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। जब उनको जरूरत होगी आप देंगे हेल्प कि नहीं देंगे, आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। उसमें काफी वक्त लग जाता है, 3-4 साल कम से कम लगते ही लगते हैं। बट एक बार सामने वाले को विश्वास हो जाए कि आपको सारी चीजें सही बताई जा रही हैं, सही फिगर्स दी जा रही हैं और आपके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी वाली सेल मेरे ख्याल तो 10-12 साल वेटिंग के बाद ही हुई है। अच्छा, 12 साल तो कम से कम वेट हुआ होगा उसमें। उसी का थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए। मतलब मेरे हस्बैंड के बॉस हैं, उन्होंने सबसे बड़ी पॉलिसी ली है। मेरे हस्बैंड वहाँ काम करते थे, फिर जब मैंने काम करना शुरू किया, हम गए भी थे उनसे मिलने, तो उनका मूड नहीं था, कह रहे नहीं मेरे पास बहुत पॉलिसीज हैं, प्राइवेट पॉलिसीज हैं। ठीक है, बट हम लोग का है कि भाई हम होली दिवाली जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं उनसे। तो लास्ट ईयर उन्होंने बोला कि नहीं, एक पॉलिसी मेरे को आपसे लेनी है। तो देन ही सेड कि ठीक है। उस तरफ से मेरे को मुश्किल नहीं आई थी, वहां से पॉलिसी क्लोज करने में मुश्किल नहीं आई थी, उस पॉलिसी को प्रोसेस कराने में बहुत मुश्किल आई थी।
क्योंकि जैसे जब हम टीपीए के लिए गए तो कभी उनकी फोटो नहीं खींची थी, कभी उनका ब्लड टेस्ट ठीक से नहीं हुआ। अब उस क्लाइंट को दोबारा बार बार तंग करना भी बहुत मुश्किल है कि सर यहाँ पे रहते नहीं है, आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मुझे उस पॉलिसी को प्रोसेस कराने में बहुत टाइम लग गया था। फिर इन द एंड मतलब मेरे डीओ ने बहुत हेल्प करी, उन्होंने बीच को मतलब काफी चीजें उन्होंने, एक फोटो जो उनसे डिलीट हो गई थी वो बिना फोटो के ही वो पास करवाया कि भाई वो आएंगे नहीं फोटो के लिए, ऑलरेडी 2 बार जा चुके थे टीपीए के लिए। तो कई बार फिर मुझे उस पॉलिसी के बाद ये समझ आया कि आप बड़े क्लाइंट के पास जब भी जाएं तो आप फुल प्रिपेयर होके पहले आप टीपीए सेंटर विजिट कर देखें कि वो प्रोफेशनल है कि नहीं है। दोनों तीनों टीपीए सेंटर विजिट करने के बाद अपने क्लाइंट को लेके जाएं, क्योंकि वहां पे जो अनप्रोफेशनलिज्म हो जाती है वो बहुत दिक्कत देती है बाद में। बट थैंक गॉड वो हो गई एंड इट्स गोइंग रेगुलर। मतलब सर ने बहुत सपोर्ट किया हमें, मतलब बड़े लोग जो होते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं इनफैक्ट। फिर मतलब कोई और बंदा होता तो शायद गुस्सा भी हो जाता है इतने चक्कर लगने में, बट ही वाज वेरी सपोर्टिव। ही टॉट मी दिस थिंग कि जो करना है वो करना है। तो तब से मेरे दिमाग में रहता है कि नहीं, कि जो करना है वो करना है, फिर उसके लिए इफ एंड बट्स नहीं है। थोड़ा सा प्रीमियम तो बता दो दीदी, कितना था? प्रीमियम 1 लाख रुपीज पर मंथ था। 12 लाख रुपए ईयरली। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं? जैसे आपने बताया होली दिवाली आप देते हैं, उसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटी ऐसे आप करते हैं? क्योंकि सारा बिजनेस जो भी बड़ी सेल है वो सब रिलेशनशिप पे चलती है। तो आप रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी आप करते हैं? कोई देखिए, स्पेसिफिक एक्टिविटी? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है। तो बस आपको बट बहुत ज्यादा इनसाइड भी नहीं रहना चाहिए कि बंदा इरिटेट हो जाए। तो हम लोग 15 डेज टू 20 डेज में एक बार व्हाट्सएप सबको सर्कुलेट करते हैं। इट कैन बी अ मैसेज रिलेटेड टू अ पॉलिसी और इट कैन बी जनरल गुड मॉर्निंग काइंड मैसेज, बट नॉट मोर देन। हम महीने में 1 या 2 बार से ज्यादा टच नहीं करते किसी को, उतना ही हम करते हैं। बाकी किसी के बर्थडेज हैं, किसी की एनिवर्सरीज हैं, तो वो हमेशा पर्सनल विश रहता है। और फिर दिवाली पे एक बार मतलब जैसे मौका है और सबको अच्छा भी लगता है कि एक विश रहे, तो वो विशेस जरूर करते हैं, वो भूलते नहीं है उसका। और कस्टमर को हमसे चाहिए कि ऑन टाइम पेमेंट, प्रॉपर सर्विसिंग, उसके बिना का ही। अब जैसे मेरे क्लाइंट हैं, बहुत बड़े मतलब लेवल पर हैं, उनके पास एक बॉन्ड नहीं था। तो जब मैंने उनकी पॉलिसी सेल की थी तभी मैंने लिख लिए थे 3 पॉइंट की बिना बॉन्ड के मेच्योरिटी दिलानी इस महीने में। और उनका एक बॉन्ड मेरे को निकलवाना था, मतलब डुप्लीकेट बनवाना था। और उसका एक नॉमिनी वगैरह चेंज कराना था, मतलब वो मेरी लिस्ट में था कि करना है ये काम। तो आज उनका मैसेज आया कि भाई मेरे पास मैसेज आया एलआईसी का, तो मैं कहा नहीं सर वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको चिंता की बात नहीं है। तो ही वाज सो हैप्पी कि भाई आई वाज टेकिंग केयर ऑफ हिज पॉलिसीज। तो कस्टमर को हमसे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए कि वो हमसे एलआईसी कराए, तो उसकी जितना भी पुराना बैकलॉग है, जैसे एक कस्टमर की 50 पॉलिसीज थी, उसको पता भी नहीं था, तो हमने उसको पूरा डेटा मेंटेन करके दिया। उसको 6 पॉलिसीज का पता ही नहीं था, चल नहीं रही, उनके स्टाफ तो उनसे प्रीमियम ले लेता था उस पॉलिसी का। तो मैंने उनको बोला सर ये पॉलिसीज तो ऑलरेडी मेच्योर हो गई हैं। तो इस तरह से ना छोटी छोटी चीजें आप उनको टूल देते हैं हाथ में देखने का, खुद चेक करने का। बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं उनका जो काम होता है वो जूनियर्स करते हैं, मतलब अकाउंटेंट्स वगैरह करते हैं। तो उनको खुद भी नहीं पता होता कौन सी पॉलिसी मेच्योर हो गई है, कौन सी नहीं हो गई है, कौन सी चल रही है, या किस महीने क्या प्रीमियम है। तो हम वो डाटा कॉम के सॉफ्टवेयर में सारी चीजें डालकर उनको वन शॉट दिखाते हैं। कई बार किसी कस्टमर को पता चला कि भाई 2 साल हो गए मेरे पैसे आ सकते थे, आए ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था कि आने हैं। अब बड़े लोग क्या करते हैं कि पॉलिसीज खुलवा लेते हैं, बट उनको मैनेज नहीं करना आता उनको। तो वो फिर हमारी ड्यूटी है, हम मैनेज करके देते हैं उनको। उनसे हमें यही चाहिए, कस्टमर को हमसे और कुछ नहीं चाहिए, उनको प्रॉपरली हम मैनेज करके देते हैं। जैसे आजकल कोविड चल रहा है, अब कई लोगों को हैवी लग रहा है अपना प्रीमियम, तो हम उनको मोड चेंज कर देते हैं कि भाई चलो आप चला लो, मोड चेंज हम कर देंगे, आपको कहीं नहीं जाना। या किसी कस्टमर की सरेंडर करना चाहता है, तो हम उनको समझाते हैं कि नहीं आप लोन ले लीजिए सर, लोन लेके काम करवा देते हैं। कहते हैं मैं चक्कर नहीं काटूंगा, मैं कहा, आपको काटनी नहीं है, हम काटेंगे। तो कस्टमर वांट्स प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अस, और वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एज इट इज अप टू द मार्क दे पाए।
तो बस एक वही कोशिश रहती है। एक सबसे ज्यादा मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग हमारे बिजनेस को छोड़ के इसलिए जाते हैं कि उनके पास लोग नहीं होते, प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ना से नहीं घबराते, प्रोस्पेक्ट ना होने की वजह से जाते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो आप अपने नए नए ग्राहक कहाँ से ढूंढते हैं, प्रोस्पेक्ट बैंक कैसे मैनेज करते हैं, फॉलो अप कैसे मैनेज करते हैं, उसका कोई तरीका बताइए। देखो, प्रोस्पेक्ट्स के लिए तो क्या होता है ना, शुरू में तो फर्स्ट ईयर आपकी फैमिली आ जाएगी, सेकंड ईयर रिश्तेदार आ जाएंगे, थर्ड ईयर फ्रेंड्स आ जाएंगे, बट उसके बाद आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्ट्स के लिए जो मुझे अच्छा लगता है, देखो मैं खुद नहीं कर सकती है, तो मैंने स्टाफ रखा हुआ है। वो लोग खुद डोर टू डोर सर्वे करते हैं, पैम्पलेट्स लेके जाते हैं तुषार जी के बनाए हुए, और इनफैक्ट जो तुषार जी बुकलेट्स देते हैं वो सब ले जाके दिखाते हैं लोगों को। और हम लोग बहुत पुश नहीं करते हैं, सिर्फ इनको ये बोलते हैं कि हमारे पास LIC की रिगार्डिंग कोई भी आपको कंप्लेंट हो, कोई भी सर्विसिंग चाहिए, यू कैन कंटैक्ट, आप अपना नंबर दे दीजिए। तो इस तरह से हमने काफी नंबर इकट्ठे किए आसपास के एरिया के। मतलब आप समझिए हफ्ते में 2 बार जा रहे हैं, एक बार कैंप लगा रहे हैं ये लोग हर पार्क में। मतलब मेरा स्टाफ लगाता है प्रॉपर कैंप। शुरू में तो मैं भी जाती थी कैंप में, अब नहीं जाती। तो वो पूरा पूरा पहले हम पूरे दिन के कैंप लगाते थे, राहुल के साथ ही लगाती थी मैं कैंप, और हम पूरा दिन बैठते थे। तो काफी लगा है। हाँ, बल्कि इवन राहुल आज उन्हीं कैंप्स की एक लेडी का फोन भी आया था सुबह मेरे पास। हम्म, तो वो नंबर्स हमारे मेंटेन रखते हैं। तो वो कैंप, जैसे इस तरह के जो कैंप आप मेरे स्टाफ लगाता है, वो मेरे को नंबर देते हैं। उन नंबर्स को हम लोग थैंक यू बोलते हैं, और वही सेम वही उनसे कांटेक्ट रखते हैं। महीने में एक हमारे पास से मैसेज जरूर जाना चाहिए उनके पास। और कभी कोई नया प्लान आ रहा हो या कोई प्लान बंद हो रहा हो तो इन्फॉर्मेशन करना हो, तो उस तरह से करते हैं। फिर बाई चांस कोई हमसे मिला हुआ होता है या किसी का कोई काम अटक गया होता है, मान लीजिए किसी की पॉलिसी नंबर है, उसको मैच्योरिटी दिलानी है, अब उसके पास मिल नहीं रही है, उनको समझ नहीं आता कि बिना बॉन्ड के कैसे लें, तो हम लोग सारे काम उनको करवा के देते हैं। शुरू में 2-3 साल लोग सर्विस लेते हैं, बट बाद में फिर आपको पॉलिसी भी देते हैं। बट वो पहले एक बार आपको जज जरूर करेंगे, आप उसके लिए तो हम तैयार रहते हैं हमेशा। ठीक। एक बड़ी छोटी सी नॉमिनल सी प्रॉब्लम आती है, छोटी भी है बहुत बड़ी भी है। बीमे की बात शुरू कैसे करें? नंबर मेरे पास मिल गया, मेरे को कहीं से डाटा मिल गया, मैंने किसी से कहीं से मेरे को रेफरेंस मिल गया, लेकिन जब प्रोस्पेक्ट के पास में जाता हूँ तो साइंटिफिक मतलब एक प्रॉपर वे क्या है कि आप अपने किसी कस्टमर के पास प्रोस्पेक्ट के साथ अब बीमे की शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे बीमे के बारे में बात करते देखो राहुल, बीइंग अ लेडी तो मैं एक्टिव सेल कभी नहीं कर सकती। हैं? इट्स नॉट इजी फॉर मी कि मैं किसी को अप्रोच करूं और उनको पॉलिसी के लिए बताऊं, या मैं उनको इतना मोटिवेट कर दूं कि वो मेरे से पॉलिसी ले लें, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम्म, हम लोग पैसिव अप्रोच पे चलते हैं, कि जैसे हम लोग जो नंबर्स इकट्ठे करते हैं उन पे हम फ्लोट करते रहते हैं मैसेजेस। और तुषार जी तो बहुत अच्छे पैम्पलेट से बनाते हैं, पैम्पलेट फ्लोट करते रहते हैं। इवन मुझे तुषार जी ने कुछ वीडियो क्लिप्स दी थी, जैसे वो मैंने फेसबुक पे फ्लोट करी थी। तो लोग उनको देखते हैं, एक बार जरूर देखते हैं, कोई रिएक्शन दे ना दे पर देखता सब है। तो उस तरह से फिर किसी का बाई चांस कभी कोई मूड होता है या किसी की कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है, तो सामने वाला ही हमें अप्रोच करता है। क्योंकि मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती, तो आई वेट कि सामने वाला हमें अप्रोच करे। तो आधा तो काम वही हो जाता है। अगर सामने वाला मुझे अप्रोच कर रहा है तो उसके दिमाग में 1% 2% कहीं ना कहीं पॉलिसी लेने की इच्छा है या पॉलिसी के बारे में जानने की इच्छा है। बट हाँ, उसके बाद उनको मेंटेन करना फिर हमारा काम है, कि हम उनको उनकी सिचुएशन के हिसाब से, एज, फैमिली रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस, और जितनी पुरानी पॉलिसीज हैं उन सबको जज करके फिर उनको बेस्टेस्ट प्लान बताएं। मतलब वन ऑफ माय क्लाइंट ने मेरे को एक रेफरेंस दिया था किसी को, तो उनका मेरे पास फोन आया था, मैं गई भी थी उनसे मिलने। तो ही सेड कि मैडम मेरे को ना रेफरेंस में ये बताया गया था कि अगर मेरे को कुछ जरूरत नहीं होगी ना पॉलिसी की, आप बेचोगी नहीं। तो मतलब मेरे लिए आज तक का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। कॉम्प्लीमेंट है वो, कि हाँ, भाई मेरे क्लाइंट को इतना विश्वास है कि पहले मैं जज करूंगी और जरूरत होगी तो दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। दैट वाज द बेस्टेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई हैव गॉट टिल नाउ। ये आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल सही है। कुछ हमारे कुछ साथी होते हैं बेचुलाल, पीछे पड़ गए, बेचने से मतलब उसके दो नुकसान होता है। पहला, या तो कस्टमर इरिटेट हो जाता है या छोटी सेल करा के हट जाता है। एक विकास अधिकारी, डेवलपमेंट ऑफिसर, ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ वैसे। तो
का एजेंट की जिंदगी में क्या रोल होता है? आपको क्या लगता है कि एक डीओ का, एक डेवलपमेंट ऑफिसर का एजेंट की जिंदगी में क्या रोल होता जो एक माँ का बच्चे की जिंदगी में होता है, बिल्कुल एक माँ की तरह अपने बच्चों को पालता पोसता है, समझाता है, चलना सिखाता है, खाना सिखाता है, सब कुछ तो वो करते हैं। एक्चुअली हमारा काम एक बहुत फैला हुआ काम है। मतलब आप ये नहीं कि ऑफिस गए और काम कर लिया 9 से 5, ये अलग तरह का काम है। आप में क्लाइंट से भी मिलोगे, आप ऑफिस को पॉलिसी को प्रोसेस भी कराओगे। तो विकास अधिकारी शुरू में आपके साथ क्लाइंट के घर भी जाते हैं, वो आपको डील करना सिखाते हैं कि कैसे डील करना है, क्या बताना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। अब हमें तो नहीं पता ना कि हम किस चीज को क्या प्रेजेंट करें। देखिए, एक पॉलिसी को प्रेजेंट करने के बहुत तरीके होते हैं। तो विकास और हर तरीका हर एक पे काम नहीं करता, हर तरह के लोगों पे अलग अलग तरह के तरीके काम करते हैं। तो विकास अधिकारी हमें वो ट्रेनिंग देते हैं कि हम किसी से कैसे मिलें, कैसे अपनी बात उनके सामने प्रेजेंट करें कि उनको अच्छी लगे। और वहां पे पॉलिसी खत्म नहीं होती ना, आप किसी से चेक ले आए तो वो हमारा काम खत्म नहीं होता वहां पर, बल्कि हमारे वहां पे से एक और दूसरा काम शुरू होता है। आप उस पॉलिसी को प्रोसेस भी कराएंगे और उसके अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारी बार बार उसकी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो शुरू में विकास मेरे सर करते थे तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब काम भी है। उन्होंने मुझे कभी पता ही नहीं लगने दिया कि पर्दे के पीछे कुछ काम वो भी करते हैं। और जब कितना काम करते हैं वो पर्दे के पीछे, हमें पता ही नहीं चलता। अब उनको रिटायर होने वाले हैं फेब में, तो मुझे धीरे धीरे सिखा रहे हैं कि नहीं, पीछे ये भी काम है। तो मुझे लगता है अच्छा, इतना काम तो खुद कर देते थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हम तो आधा भी नहीं करते थे। तो अगर विकास अधिकारी ना हो तो आप इतना मुश्किल काम नहीं कर सकते। बहुत बहुत जरूरत है उसकी। उसके बिना आप अगर इस फील्ड में हैं तो उन्हीं के साथ हैं। बहुत मुश्किल है उनके बिना सरवाइव करना। वो आपको पग पग पे बताते हैं जीवन। मेरे विकास अधिकारी तो ही इज एक लॉयर है बहुत, तो वो मेरे को टेक्निकल चीजें बताते हैं। ये रूल है तो क्यों है, इस रूल के पीछे क्या वजह है, अगर हम लेडी को हस्बैंड से ज्यादा इंश्योरेंस नहीं देते तो क्यों नहीं देते, उसके रीजंस हैं। और अगर हम मेजर स्टूडेंट को हम इतनी इंश्योरेंस दे रहे हैं तो क्यों देना, उसके पीछे क्या रीजन है। वो एक बार रीजन आपको पता चल जाते हैं ना, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर पाते हैं चीजें। अब जैसे मान लीजिए, अब वो बोलते हैं जी इतने पे हमें आईटीआर चाहिए, ठीक है, इससे छोटी पॉलिसी पे नहीं चाहिए। तो जब आप किसी के पास जा रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, तो आप पहले आप देखेंगे उसके पास इतनी आईटीआर होगी कि नहीं होगी, तभी आप प्रपोज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कई बार शुरू में तो इतनी दिक्कत होती थी, हमने प्रपोज कर दिया बड़ा, उस बंदे के पास आईटीआर ही नहीं है, पास ही नहीं हो सकता वो केस। तो विकास अधिकारी ही ये सब काम आपको हेल्प करते करने में, कि भाई आप किसी को जज करें और जज करके ही फिर आप किसी को बताएं कि ये पॉलिसी पॉसिबल है कि नहीं है। अदरवाइज आप नहीं जी सकते। जनरली एक हमें ना शर्म आती है, पॉलिसी बहुत अच्छी समझा देते हैं, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, अप्रोच बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्लोजिंग नहीं होती। जो कैश चेक मांगने का एक मोमेंट होता है ना, वो एक इतना पहाड़ जैसा लगता है, वो ओवरकम नहीं हो पाता। उसके लिए कोई आप ट्रिक या टेक्निक इस्तेमाल करते? एक्चुअली वो शर्म का काम ही नहीं है। हम्म। अगर दो जन बैठे हैं, हम्म। हम पॉलिसी देने बैठे हैं, सामने वाला पॉलिसी लेने बैठा है, हमें पता है चेक लेना है, सामने वाले को पता है देना है, तो उसमें शर्म का क्या काम। शर्म तो एक माइंड की अवस्था है, जो आपको लगता है मांग रहे हो, आप मांग नहीं रहे, आप गए वहां पे इसीलिए हो। उनको भी पता है, आप उनको उन्होंने बुलाया आपको सिर्फ इसीलिए है कि वो चेक दें। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप सोचे शर्म वाली बात है, शर्म वाली बात नहीं है। आपको खाली इतना पूछना होता है कि सर आप कौन सा मोड पसंद करेंगे, एनुअल की, हाफ ईयरली की, क्वार्टरली या मंथली, या आप बैंक से सीधा डायरेक्ट डिडक्ट करवाना चाहेंगे, आप एचयूएफ यूज करना चाहते हैं कि पर्सनल अकाउंट चाहते हैं, कि भाई आपकी वाइफ के अकाउंट से करें कि बच्चों के अकाउंट से करें। इतना ही पूछना होता है। भाई आप हार्ड कैश देना चाहते हो कि बैंक मनी देना चाहते हो। बट इससे शर्म तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इश्यू होना भी चाहिए। हम गए इसलिए, वो सामने वाले ने बुलाया इसलिए, तो आई फाइंड इट, ये इश्यू बेसलेस है। ट्रेनिंग का हमारे व्यवसाय में क्या योग महत्व है? आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग जरूरी है, या ट्रेनिंग क्या क्या लगता है आपको ट्रेनिंग के बारे में? ट्रेनिंग है तो हम हैं। ट्रेनिंग के बिना गुरु बिन ज्ञान नहीं होता।
किताबें बहुत पढ़ी होती हैं सबके पास, पर ज्ञान तभी होता है जब गुरु समझाते हैं। जीवन लक्ष्य को कन्यादान बनाने में और जीवन उमंग को एनिवर्सरी और बर्थडे प्लान बनाने में ट्रेनिंग ही काम आती है। अगर ट्रेनिंग ना हो तो फीचर सब पढ़ते हैं, नेट पे भी है, बुक्स में भी है, सब कहीं है, बट आप उन फीचर्स को यूज कैसे करेंगे? ये दाल है, दाल के आप दाल कैसे बनाएंगे? वो एक ट्रेनर ही बता सकता है। और फिर हमारे बिजनेस में इतनी नेगेटिविटी है, इतना नो सुनना पड़ता है। अगर ट्रेनर्स ना हो तो बंदा नेगेटिविटी से ही डिप्रेस हो जाए। तो ट्रेनर्स हमें मोटिवेटेड रखते हैं, फिर आप एक जैसे ग्रुप में होते हैं, सब लोग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा नहीं वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के बिना तो आप कुछ भी नहीं है। मतलब समझिए कि मैं अगर 5 साल से काम कर रही हूँ, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं ट्रेनिंग से हूँ। और ट्रेनिंग के बिना आप, मेरे को नहीं लगता कि आप सरवाइव कर पाएंगे। मतलब ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए। आपको नहीं पता होता कि ट्रेनर ने कब क्या बोला है, जो आपको किसी से बात करते हुए काम आ जाए, यूज कर लें आप उसको, उस आइडिया को, आपको नहीं पता होता। आप ट्रेनिंग तो हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो आप नहीं रहेंगे। वो बहुत जरूरी है। इस ये एक बड़ा अलग सा 2020 में हम सबने एक फेज देखा जिसे कहते हैं कोविड-19 लॉकडाउन। किसी ने नहीं देखा था ये, ना कोई इसके लिए प्रिपेयर था। तो अब ये कोविड के वक्त में आप अपने बिजनेस के लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? देखिए, कोविड का एक अपॉर्चुनिटी है। आपको जो इतने सालों से कुछ लाख रह गया होगा सीखने का, वो सीख सकते हैं। बहुत जरूरी है, जो जैसे आप कुछ ट्रेनिंग आप खुद लीजिए। और जहां तक कस्टमर्स का सवाल है, बिजनेस का सवाल है, तो इस टाइम नए बिजनेस से ज्यादा मेरा फोकस रहता है कि जो मेरा ऑलरेडी बिजनेस है वो चलता रहे। अगर मेरे किसी क्लाइंट को हैवी लग रही है पॉलिसी, तो मैं उसके मोड चेंज करा के उसको लाइट कर दूं। 6-7 महीने में कोविड चला ही जाएगा ना, साल में चला जाएगा, और कितना टाइम लगेगा? बट उसके लिए आप चली चलाई 10 साल की चली चलाई पॉलिसी आप नहीं बंद कर सकते। तो आप एजुकेट करेंगे कस्टमर को कि सर आप इसमें लोन लेके चला लीजिए, मोड चेंज करके चला लीजिए, या थोड़ा देर से दे दीजिए, कोई बात नहीं, बंद मत करिए, या इसके इतने इतने फीचर्स हैं, आप इसको बाद में एज बढ़ जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरा यही काम है, लोगों को एजुकेट करना, और जो हमसे चाह रहे हैं कि मोड चेंज कर दें या कुछ हम हेल्प कर दें, उनकी सर्विसिंग करना। वो हम प्रॉपर उस टाइम सबको हेल्प कर रहे हैं उसमें, कि किसी भी तरह आप चलाएं। एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग का हमारे बिजनेस में क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और आप कैसे यूज करते हैं? देखिए, सेलिंग आप एक बंदे को कर सकते हो, तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग अगर आप, पार्ले जी इसलिए बिकता है क्योंकि पार्ले जी की मार्केटिंग है, लोग जाके पार्ले जी मांगते हैं, ठीक है ना? अगर मैगी तो हिंदुस्तान में किसी ने सुनी भी नहीं थी, मैगी लोग जाके दुकान पे क्यों मांगते हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं टीवी पे देखा है मैगी इस तरह से होती है, इस तरह की मार्केटिंग हुई है। इसी तरह मार्केटिंग बहुत जरूरी है, ये लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका है। और आजकल तो डिजिटल वेज इतने हैं, आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से, लिंक्डइन से आप अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। वही आपकी एक मार्केट है। आजकल सब वर्चुअल मार्केट में ही काम करते हैं, तो हम भी सारे वर्चुअल यूज करते हैं। बट मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, डिजिटल मार्केटिंग, एसएमएस के पैकेजेस आते हैं, वो खरीदते हैं हम लोग। और जैसे पैम्पलेट्स अखबारों में बंटवाना है, कि कहीं फ्लैक्स लगवाना है, कि कहीं छोटे छोटे कैंप्स लगवाने हैं, तो आप जैसे मान लीजिए अब हमारे छोटे छोटे कैंप लगते हैं, तो लोगों की हमेशा क्वेरी रहती है कि भाई आप, बेसिकली सब लोग सर्विसिंग पोर्शन से परेशान है। तो हम लोग जब हम मार्केटिंग करते हैं तो ही लोगों को पता चलता है हम यहाँ पर हैं। अब हम बहुत सारे लोगों को, हम किसी को ये नहीं बोलते आप ले लो, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई हम हैं, आपको जब रिक्वायरमेंट हो आप फोन कीजिए, हम आपकी सर्विस पूरी प्रोवाइड करेंगे, आपको हम पूरे फीचर्स बताएंगे, आपका दिल करे आप हमसे लीजिए, आपका दिल करे आप अपने एजेंट से लीजिए। हमारा काम है आपको एजुकेट करना, हम वो करें। तो हमारे, शायद हम लोग मार्केटिंग ही अच्छी करते हैं, और मार्केटिंग अच्छी करनी भी चाहिए, तो उसी का ही मेरे को लगता है कि बहुत इम्पैक्ट होता है। सेल तो एक आफ्टर, मतलब किसी चीज का एक रिजल्ट है, वो हो जाती है।
एक छोटी सी मैं आपसे एक बस हम आखिरी फेज में पहुंच रहे हैं। आप LIC का कौन सा प्लान, कोई आपका फेवरेट प्लान है जिसे आप सबसे ज्यादा सेल करते हैं? क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कोई आपकी स्ट्रेटेजी है उसके लिए, कुछ उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? अच्छा, एक्चुअली हमारे एक ग्रुप चीज मैं अपने साथियों को और बताना चाहता हूँ कि जीवन उमंग, जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि प्लान लेने के लिए पहले खुद ले लो, तो आपने खुद भी जीवन उमंग एक बहुत अच्छे प्रेम की ली हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना बाद में, पहले आप प्लान के बारे में बताइए। एक्चुअली हम प्लान कभी नहीं बेचते, हम प्लानिंग बेचते हैं। हमें हमेशा यही सिखाया गया कि अगर मेरे को कोई अप्रोच करता है तो पहले मैं उसकी पुरानी हमेशा देखती हूँ कि पुराने से क्या इन्वेस्टमेंट है, कब कितना रिटर्न आना है उसको, और उसकी आज एट प्रेजेंट क्या जरूरत है, बच्चे, फैमिली, उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब चेक करके ही 1-2 दिन का टाइम हम लेते हैं। एनालाइज करके उनको पहले पोर्टफोलियो भेजते हैं उनका एग्जिस्टिंग, कि भाई आपका आज की डेट में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ये है, आप मेरे हिसाब से आपको इस टाइम ये चाहिएगा, और ये प्लान आपको सूटेबल प्लान है। एक्चुअली सेलिंग के लिए क्या होता है कि जब तक हमारे प्लान के फीचर और उनकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं करेगी, तब तक वो सेल हो नहीं सकती। मतलब आप अपने मन से सोच रहे हैं ना, बट उनके फीचर्स को मैच करना जरूरी है, उनकी उनकी चीजों को मैच करना जरूरी है। तो जो भी प्लान वो मैच करता है, हम सारे प्लान बेचते हैं, बट हम जो उनको सूट करे। कई बार क्या होता है कि किसी को जीवन लक्ष्य सूट करे, हम जीवन लक्ष्य देंगे, किसी को जीवन उमंग सूट कर जीवन उमंग देंगे, और किसी को जीवन आनंद सूट कर जीवन आनंद देंगे। वो सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं, उनको 2-3 ऑप्शन देते हैं जो उनको पसंद हो। जहां तक आपकी बात है कि मैंने खुद लिया है, हाँ, ये बहुत सही है, और मुझे लगता है ये तरीका कामयाब तरीका है कि आप किसी भी प्लान को बेचने से पहले आप वो प्लान खुद जरूर लें, खुद जरूर लें। जैसे अगर मैंने टर्म बेची है तो टर्म से पहले मैंने अपने हस्बैंड की टर्म प्लान कराया है। अगर मैंने बर्थडे प्लान बेचा तो मैंने अपने बच्चों का कराया है। अगर मैंने जीवन उमंग बेचे तो मैंने अपनी कराई है। जब तक आप उसको नहीं लेते हैं ना, तब तक आपको उसमें फेथ नहीं आता। तो आप एक बार जैसे आज तक मैंने अपने लिए जीवन आरोग्य नहीं ली, मैं बहुत बार सो चुकी, और मैं बेच भी नहीं पाई। इसलिए जिस दिन मैं अपने लिए ले लूंगी उस दिन बेच पाऊंगी, क्योंकि आपका फेथ उसमें तभी डेवलप होता है। इसलिए आप अपनी किटी में सारे प्लान रखें, चाहे कम अमाउंट के रखें। मतलब आप अपने खुद नहीं रखते तो अपने आसपास के रिश्तेदारों के रखें, भाई के, बहन के, कि जिससे ना आपका फेथ हो उसमें। चाहे 1,000 रुपए महीने का रखें, 500 रुपए महीने का रखें, बट आप जब तक खुद नहीं खरीदेंगे तब तक आप नहीं बेच सकते, ये बात गारंटेड है। ठीक है, दो छोटे छोटे से मैं आपसे ऑब्जेक्शन के जवाब लेना चाहूंगा साथ में। ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन, जैसे आप कह रहे हो कि आपके कस्टमर कुछ इस तरह के हैं, आपसे बात करें गूगल सर्च कर रहे हो, तो एक बड़ा आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, टाटा AI का टर्म प्लान बड़ा अच्छा है, HDFC का बड़ा अच्छा है, सस्ता है, LIC का क्यों ले, LIC का टर्म प्लान महंगा है, तो ऑनलाइन टर्म का आपको ऑब्जेक्शन आता है, बहुत आता है। तो आप उसको कैसे ओवरकम करते मैं उनको फीचर्स बता देती हूँ, सर आप ऑनलाइन ले लीजिए। हैं? उसको प्रोसेस ऑनलाइन थोड़ा कराएंगे आप, हम्म प्रोसेस तो ऑफलाइन कराना पड़ेगा। हम्म अगर आप मेरे साथ प्लान लेते हो, हम्म तो अगर मैं नहीं रही तो कोई ना कोई तो LIC का एजेंट रहेगा ना। LIC तो नहीं जा रही, तो वो प्रोसेस करा देगा। मैं भी तो आपके करा ही रही हूँ ना बाकी चीजें प्रोसेस। आपने मेरे से तो नहीं ली, मैं प्रोसेस करा ही रही हूँ। आप मुझे बताएं HDFC के लिए आप कहाँ ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे? कितने एजेंट हैं जो आपके पास 40 साल पुराने HDFC के एजेंट हो? 40 साल छोड़िए, 20 साल पुराने HDFC के एजेंट मुझे दिखा दीजिए, और है ही भी नहीं। आप ऑनलाइन ले रहे हो, आपको पता नहीं ना उसके अंदर हिडन फीचर्स क्या है। वो सस्ता है। अब ऑनलाइन तो डॉक्टर्स की कंसल्टेशन भी होती है, तो क्यों नहीं आप लेते हो 100 रुपए में? क्योंकि आपकी जान है तो जहान है। तो जनरली देखो, जो क्वालिटी पे चलते हैं फिर वो सस्ते का नहीं करते। और जिनको सस्ता चाहिए तो मैं बोलती हूँ आप LIC का ऑनलाइन टर्म ले लो, सस्ता है। मैं खुद ही बोल देती हूँ आप ले लो, पर मैं ना प्रोसेस करूंगी ना मैं उसकी हेल्प करूंगी, आपको बाद में हेल्प कर दूंगी। भाई उसके अंदर जो भी लैग रह जाएगा, देखो अगर हम LIC का खुद कराते हैं, इट टेक्स कम से कम 50 से 60 दिन लगता है एक प्लान को प्रोसेस होने में, इससे कम नहीं लगता।
उसके अंदर आपकी सारी आइडियाज जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, मेरी एमएचआर जाएगी, मेरे डीओ की एमएचआर जाएगी, मेरे ब्रांच मैनेजर की एमएचआर जाएगी, और किसी बड़े केस में हो सकता है उसके बड़े वाले बंदे की भी एमएचआर जाए। जब 6-6 बंदे आपको वाउच करते हैं तो आपके क्लेम को, अगर बाई चांस कभी क्लेम आता है तो उसको प्रोसेस कराना हमारे लिए इजी है। आपने ऑनलाइन लिया, सेल्फ उसमें लिया कि भाई मैंने सेल्फ डिक्लेयर किया है, और तो जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन पे लेंगे और उसके बीच में कोई वाउच करने वाला नहीं है, तो प्रोसेसिंग में 100% दिक्कत आएगी ही आएगी, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो जनरली लोग इतना दिक्कत नहीं होती। एक दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि आजकल लोग, अब आफ्टर लॉकडाउन थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले लॉकडाउन से पहले एक बड़ी ये था एक ऑब्जेक्शन, एलआईसी में रिटर्न कम है, मुझे वहां ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, जैसे आपकी अगर कम्युनिटी में बात करते हैं तो वहां आधा परसेंट 1% पे तो पर्सनल में पैसा इतना इतना चलता है, लोग कहते हैं मेरे बिजनेस में रिटर्न इतना है, तो उसको कैसे करते हो आप? तो पहले ही बता देते बिजनेस से कम रिटर्न है। अच्छा, पहले कम है बता। पर पुप्पा है, हम्म, हरा सोना है, हम्म, इतना कहीं नहीं जाएगा। बिजनेस में ज्यादा भी हो सकता है भाई, 10% का फायदा बिजनेस में है तो बिजनेस में 1% का भी रह सकता है। अपना 60% का तो 60% का ही रहेगा, ना कम होएगा ना कुछ होएगा, इतना पक्का है। जो आपकी गारंटेड चीजें हैं, जो आपके गारंटेड खर्चे हैं, उसके लिए आप कुछ गारंटेड चीजें रखें। बिजनेस के अप डाउन उतार चढ़ाव में आप बाकी चीजें रखें। तो पहले मतलब बात शुरू करने से पहले बता देते कि बिजनेस से आप कंपेयर मत कीजिएगा इसको, आज है कल नहीं। ये जो है वो है, धीरे धीरे बढ़ता है, पूरा बढ़ता है और मिलता है लोगों को। मतलब सबसे बड़ी बात है कि पक्का मिलता है। आप बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आप शेयर खरीद के रख लें, और जिस दिन बच्चे की शादी करनी उस दिन शेयर्स के पैसे ना मिले तो क्या करेंगे? वो बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको उस टाइम तो पैसा चाहिए ही चाहिए, गारंटेड पैसा चाहिए, चाहे कम चाहिए। तो जो उस तरह के गारंटेड अमाउंट होते हैं उनके लिए आप कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, और लोग होते हैं कन्विंस। ऐसा नहीं नहीं होते, सबको अपने बिजनेस की सबको पता है। जो 20% कमा रहा है उसको भी पता है कि 20% में कितना नुकसान है और कितना नफा है और कितना खतरा है। तो कुछ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट सबको ही चाहता है कि कम हो पर पक्का हो, वो सब चाहते हैं। अ, मेरे तो लगभग सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, एक सवाल मेरा रह गया है, उसको मैं अभी बाद में लूंगा। मैं तुषार भाई को इनवाइट करूंगा कि वो भी कुछ सवाल आपसे पूछे। तुषार भाई। हाँ राहुल भाई, हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही। दीदी, आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है? डेली शेड्यूल में 5 बजे उठती हूँ। मतलब हमारे बिजनेस में क्या होता है कि कई होते हैं जो जॉब करते हैं कि हम तो पार्ट टाइम कर रहे हैं, इसको टाइम नहीं दे पा रहे, और आप बीइंग लेडी इतनी सारी जिम्मेदारी के बावजूद भी इतना बढ़िया काम करते हैं, तो आप कैसे अपने टाइम को डिवाइड करते हो, कैसे अपना शेड्यूल मैनेज करते हैं? मतलब जैसे मेरे को ये है कि 10 o'clock मेरे को ऑफिस खोलना है, तो पहले मैं खुद जाके खुलवाती थी, अब मैं 10:30 बजे जाती हूँ। तो 10:30 तक मेरा घर का काम खत्म होना चाहिए सारा टिप टॉप, मतलब शाम तक का खाना मेरा बन जाता है। आफ्टर दैट आई मैं घर ऑफिस जाती हूँ, मेरा अपना ऑफिस मैंने मेंटेन किया हुआ है। फिर अगर कहीं कॉल रहती है तो हम लोग दिन में रखते हैं, हम लोग मतलब इवनिंग में भी रख लेते हैं बट नॉट लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग्स, वो नहीं रखते। तो कोई मुझे बुलाता भी नहीं है एक्चुअली, सबको पता है कि लेडी से डील कर रहे हैं तो वो उसी टाइम आ सकती है। और ब्रांच का काम जनरली मैं नहीं करती, मेरे असिस्टेंट करते हैं। मेरा काम खाली मीटिंग करना है, मतलब डेलीगेटेड है मेरे काम। तो मैं मीटिंग्स करती हूँ, लोगों को बताती हूँ। बाकी ब्रांच का काम मेरे असिस्टेंट करते हैं, या कहीं और का काम है वो असिस्टेंट करते हैं। बट अगर मुझे 7 बजे घर वापस आना है तो मैं 7 बजे घर वापस आ जाती हूँ। ओके, आपने के पास कितना स्टाफ है और उनको आप कैसे अपना काम डिवाइड करवाते हैं? मेरे पास 3 लड़के हैं, ठीक है। तो उनमें से एक लड़के की जिम्मेदारी ऑफिस खोलना, और जैसे हम लोग के पास प्रीमियम पॉइंट है उसका संभालना सारा। मतलब वो ऑफिस का काम वही देखता है, ऑफिस में पानी आना है कि किसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, प्रिंटिंग मटेरियल वगैरह सब वो देखता है। बाकी एक दोनों लड़के बाकी फील्ड का काम देखते हैं। जैसे हफ्ते में 3 दिन, अब तो मार्केटिंग आजकल बंद है, नहीं तो पहले हफ्ते में 3 दिन मार्केटिंग करते थे वो लोग।
और 2-3 दिन ब्रांच का काम या किसी और ब्रांच की सर्विसिंग वगैरह वो करते हैं। अपने कस्टमर को आप दीदी वैल्यू एडिड सर्विस में किस तरह का डिलाइटफुल सर्विस देते हैं और कैसे? हाँ, तो हम अपने कस्टमर्स को जैसे पोर्टफोलियो देते हैं, रिमाइंडर्स देते हैं। पोर्टफोलियो तो बहुत ही काम करता है इनफैक्ट, और रिमाइंडर्स देते हैं, उनको एनालिसिस भी देते हैं अगर किसी को चाहिए कि भाई आपकी कब कब कितने पैसे आने हैं, और उनको टाइमली रिमाइंडर देते हैं कि भी आप, कई बार क्या होता है कि उनको ये नहीं पता था इसमें लोन भी मिल सकता है, तो हम उनको वो बताते हैं कि वो भी मिल सकता है। और अगर कोई नया प्लान आ रहा होता है या नया प्लान, कोई प्लान अच्छा प्लान बंद होने वाला होता है, तो उनको टाइमली मैं बता देती हूँ कि सर ये जाने वाला है, आप देख लो कि लेना है कि नहीं लेना है। या कहीं जैसे अब किसी के घर बच्चा पैदा हुआ तो उसको ये समझ नहीं आता, मुझे बच्चे के लिए कुछ करना इतना पता होता है, बट उस बच्चे के लिए वो क्या बेस्ट कर सकते हैं वो नहीं पता होता। तो हम लोग अपनी तरफ से उनको बता देते हैं कि भाई जैसे अभी मेरे एक क्लाइंट का बेटा कल 18 का पूरा हुआ है, तो मैंने उसको बर्थडे विश किया, साथ में ये लिख के भेजा कि सर अब ये 18 का हो गया है, अब इसका डीए भी ऐड कराना है इसकी पॉलिसी में, और इसकी नॉमिनी भी दोबारा होगी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि भाई नहीं आपने रिमाइंड रखा इतना, क्योंकि जनरली हम सर्विस के लिए खुद ही ऑफर कर रहे हैं कि सर हम ये सर्विस आपकी कर देंगे, आपका बेटा 18 का हो गया पूरा। तो उस तरह से खुश होते हैं लोग कि अब ओके। जैसे मैं बताई थी कि मेरे कस्टमर की मेच्योरिटी थी, उनको खुद भी नहीं पता था ये मेच्योरिटी अब अगस्त में आनी है, हाँ हम उसके पेपर जमा करा चुके हैं सारे, विदाउट बॉन्ड मेच्योरिटी है। तो अगर हमारे कस्टमर है तो फिर हम डील करेंगे। आज मैं सुबह कस्टमर का वो करा के लाई हूँ मेडिकल रिन्यूअल का, बट वो पॉलिसी मैंने नहीं बेची कभी भी, दूसरी ब्रांच की पॉलिसी है, बट उनको वहां वहां जाकर पता चला टीपीए सेंटर की ये मैडम से नहीं खरीदी हुई पॉलिसी, मैंने किसी और से खरीदी हुई है। तो ही वाज हैप्पी कि आपने मुझे एक बार भी बताया नहीं कि किसी और की पॉलिसी आप रिवाइव करा रहे हो। तो ठीक रहता है ऐसे, मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं ये, तो बट इम्पैक्ट होता है इनका। ओके। दी 5 साल के बिजनेस में अगर माइंड ना कहे तो अपने फॉर्म 16 कितना हो गया? मैंने आज तक देखा ही नहीं। नहीं, बहुत से जो ना हमारे न्यू एडवाइजर हैं वो डरते हैं कि मैं जॉब छोड़ूं या नहीं करूं। उनको मतलब आप इस रिलेशन में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसको पार्ट टाइम ही करना चाहिए या आपको फुल फ्लेज में करना चाहिए? देखो ये तो एक समुद्र है, जितना गहरा जाओगे उतना ज्यादा पाओगे, डिपेंड आप पे पर करता है। एक छोटा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, ये बताएंगे नहीं दीदी। जीवन उमंग का प्रीमियम कितना है आपका खुद का पर्सन? शेयर कर दो, घर के ही लोग हैं। 25,000 रुपये महीना है। समझ लो भाई, देखो 25,000 रुपये महीना अगर कोई प्रीमियम दे रहा है 3 लाख रुपए साल का, तो कुछ तो कमा रहा होगा। तो एक बात तो ये है। दूसरा क्या है कि दीदी कितने साल हो गए आपको एमडीआरटी करते हुए? 3 तो हो गई मेरी, 5 ये साल की 4th है, एजेंसी में 3 बार एमडीआरटी हुई ये आपकी? 4th भी शायद हो गई है। 4th भी हो गई है? मतलब इस साल की हो चुकी है एमडीआरटी? अभी डिक्लेयर होनी बाकी है। जब तक एलआईसी डिक्लेयर नहीं करेगी तब तक दीदी मानेगी नहीं। चलो 5 साल की एजेंसी में 4 साल एमडीआरटी। तो सर भाई दीदी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो साथी, सभी दोस्त आए हैं, साथी आए हैं? ये सवाल चुरा लिया आपने मेरा। देखो एक ना, हम लोग में धर्म और कर्म को बहुत मानते हैं, तो ये जो बिजनेस है धर्म के कर्म के साथ साथ धर्म भी होता है, अपना भी भला होता है दूसरे का भी होता है। तो एक ही मैसेज है, लगे रहो डटे रहो, हिमालय तो चढ़ ही जाओगे, बस डटे रहो। एक आपने बोला था वेट एंड वॉच और रिस्पॉन्स, क्या आप समझाते हैं और बीच में पुश नहीं करते, लेकिन उस पीरियड के बीच में आप कस्टमर से कांटेक्ट में कैसे रहते हैं? नहीं वो तो कई बार ऐसा क्या कुछ, होता है कि स्ट्रीमलाइन बहुत लंबी चली जाती है, 2 महीना 3 महीना 6 महीना, तो हाँ कस्टमर तो से कोई, कनेक्शन रहने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे उनकी पुरानी पॉलिसीज की सर्विसिंग होती है वो करते रहते हैं, बीच में मैसेजेस वगैरह डालते रहते हैं उनको, मतलब नए प्लान्स का मैसेज डालते रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा पुश नहीं करती, बट फिर वो क्लोज हो जाती है। एक आपने वर्ड यूज किया था सुटेबिलिटी फैक्टर, मतलब नीड एनालिसिस, उसके लिए आप क्या हाँ, क्या
थोड़ा करके आप बताओगे सबको? नीड एनालिसिस का आप कैसे प्रोसेस यूज करते हो? नीड एनालिसिस के लिए ना मैं किसी को भी आज तक डायरेक्ट प्लान मैंने नहीं बताया। मैं पहले एज, घर में कौन कौन है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और रफली एक इनकम का आइडिया बंदे को देख के हो भी जाता है कि क्या इनकम होगी। तो मैं पहले उनसे पॉलिसीज पूछ लेती हूँ। मेरे पास एक पोर्टफोलियो रहता है रेडी कि सर इस तरह की पोर्टफोलियो बना के तब मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी। फिर जब मैं वो पोर्टफोलियो बना देती हूँ तो मैं उसके नीचे पूरा एनालिसिस लिखती हूँ कि भाई इस दिन आपके ये पैसे आने हैं, इस टाइम तक आपका बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, आपके बच्चे के स्कूल जाने लगेगा या शादी लायक बच्चा हो जाएगा, तब इस टाइम पैसा इनफ नहीं होगा या इनफ होगा। तो आप या तो बच्चे की चिंता छोड़ दीजिए और अपनी रिटायरमेंट की चिंता कीजिए, और इनफ नहीं होगा तो बच्चे की चिंता कीजिए, उसकी मैरिज के लिए भी देखिए और अपने रिटायरमेंट के लिए देखिए। तो एक एनालिसिस जो हम लिखते हैं वो एक, उसमें लगता है टाइम भी लगता है, दिमाग भी लगता है। हाँ उसमें मतलब अब जैसे समझ लीजिए एक क्लाइंट है, उसका मेरे पास फोन आया कि मेरे को बेबी हुआ है, उनको लेट बेबी हुआ था कि भाई भाभी इसके लिए चाहिए। तो मैंने उनकी पॉलिसीज देखी तो मैंने कहा नहीं, जब तक ये बड़ा होगा इसकी स्कूलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और हायर एजुकेशन के लिए भी आपके पास पैसा आ रहा है उस टाइम, तो आप इसकी एजुकेशन की चिंता मत कीजिए। अगर आपको करनी है तो अपनी रिटायरमेंट की कीजिए। तो उस तरह का वो जो एनालिसिस है ना, फिर वो बंदे के दिमाग में आ जाता है, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। तो वो पॉलिसी का पैसा मैंने बच्चे के लिए रख दिया, मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान देखती हूँ। इस तरह से एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब घर में जब तक मेरे को पूरे फैक्टर्स नहीं पता होते तब तक नहीं कर पाते ये काम। ओके। दीदी, हर एक के ना एडवाइजर की यूएसपी होती है। जैसे कोई चाइल्ड सेगमेंट में परफेक्ट होता है, कोई रिटायरमेंट में, कोई वेल्थ क्रिएशन में। आपकी इसमें किसी चीज में यूएसपी या मास्टर इन ऑल और सब जैक में? ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज का आप कुछ भी मतलब? जो मुझे लगता है कि सूटेबल है। देखो अगर मैं ये सोचूं कि मेरा कमीशन किसमें ज्यादा आएगा तो मैं एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाऊंगी, क्योंकि जो आप सोचते हो वो सामने वाला महसूस करता है। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं बेस्टेस्ट प्लान दूं जिसमें सामने वाले का सबसे ज्यादा फायदा हो, तो वो भी सामने वाला महसूस करता है वाइब्रेशंस को। तो हम हमेशा यही रहता है कि जिसमें सबसे ज्यादा सामने वाले का फायदा हो वो किया जाए। तो मेरे को लगता है कि वो भी ना मतलब एक गुड वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। उसका पॉजिटिव बहुत इम्पैक्ट, वाइब्रेशंस आप? बिल्कुल बहुत इम्पैक्ट है। आप बिना बोले कई चीजों को ऐसे ही बता सकते हैं। जितना आप अंदर से अच्छा सोचेंगे उतना बहुत बाहर इम्पैक्ट अच्छा आता है। तो आपको हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। और वो बंदा फील करता है सामने वाला, ऐसा नहीं फील करता, सब फील करते हैं, उसको भी पॉजिटिव लगता है। ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए एक हम कर लेते हैं। जिस भी साथी को क्वेश्चन पूछना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो हम वेलकम करते हैं। मोहम्मद इलियास जी पूछिए। मोहम्मद इलियास जी पूछेंगे। आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट है। ठीक है योगेश जी, मैंने देख लिया आपको। हेलो। हाँ जी पूछिए। सर मैं दीदी से ये पूछना चाहता हूँ कि दीदी ने जो 2 स्टाफ रखे हैं अपने, तो उनका दीदी ने बोला कि एक स्टाफ उनका वहाँ का देखता है एनबी वगैरह जो भी है ऑफिस का काम जितना भी, और एक स्टाफ जो है वो मार्केटिंग का काम देखता है। तो जो मार्केटिंग का काम देखता है तो वो प्रोसेस क्या है और क्या मार्केटिंग में वो करते हैं, अगर ये मालूम पड़ जाए तो सर थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल देखिए ऐसे ना कि दोनों मिलके मार्केटिंग देखते हैं, अकेला मार्केटिंग दीदी बहुत मुश्किल है। जी दीदी, वो क्या मार्केटिंग में क्या बताते हैं, जैसे आप बता रहे थे तुषार सर ने? जैसे जी सर जी जो पैम्पलेट्स देते हैं तुषार जी, हम छोटी छोटी कैनोपीज लगाते हैं मॉर्निंग में। जनरली सैटरडे मॉर्निंग संडे मॉर्निंग कैनोपीज लगाते हैं 2-2 घंटे के लिए। ठीक है, तो वो लोग पैम्पलेट्स लेके जाते हैं और जो पैम्पलेट्स लोगों को देते हैं, हर पैम्पलेट के पीछे ये लिखा होता है कि आपको उस LIC के रिगार्डिंग कोई सर्विस चाहिए तो यू आर फ्री टू कॉल।
जितनी देर वो वहां पे बाहर मार्केटिंग करते हैं, मतलब लोगों को जी पैम्पलेट देते हैं, तो मैं फोन पे रहती हूँ। बाई चांस किसी को जरूरत हो तो मुझे तभी की तभी कॉल जी करके पूछ सकते हैं। कई बार तो वो आंसर दे पाते हैं मेरे स्टाफ, कई बार नहीं भी दे पाता, तो आई एम ऑलवेज ऑनलाइन एट दैट टाइम, कि उनको दिक्कत जी ना आए किसी को बताने में। जैसे किसी को जीवन शांति की का पूछना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का पूछना है, मैं किसी के पास कोई पुरानी पॉलिसी है उसके लिए पूछना है, तो जितनी देर वो मार्केट में रहेंगे मैं फोन पे रहती हूँ, तो टाइम लैप्स दीदी नहीं आना प्लेस चाहिए। कौन सी जगह कौन सी रहती है, मतलब किस जगह पे, जैसे आप कैनोपी वगैरह या ऐसा क्या कौन सी प्लेस है कहाँ जहाँ आप ये करते हैं? एक तो हमारे ऑफिस के नीचे ही है, हम वहां लगा लेते हैं। शुरू में मैंने लड़कों को वहीं ट्रेनिंग दी है। जैसे मैं और राहुल जब अच्छा लगाते थे तो हम लोग सोसाइटीज में लगाते थे, सोसाइटीज में पैसा देके तब हम वहां लगाते थे, मैं और जी राहुल बैठ के लगाते थे। ठीक है। जी अब सोसाइटीज हमारे घर के आसपास बहुत नहीं है, बट हमारे घर के आसपास पार्क्स हैं, हमारे यहाँ पे अच्छा बहुत अच्छा पार्क्स हैं, तो हम लोग पार्क्स में लगाते हैं। पार्क में जो जी भी लोग सुबह दीदी घूमने इसमें कोई आते हैं, परमिशन की जरूरत रहती है या कुछ ऐसा रहता है, परमिशन वगैरह कुछ ऐसा अगर कि डायरेक्ट लगा सकते हैं? सोसाइटी में लगाते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं। बट अगर आप पार्क्स जी वगैरह में लगा रहे हो, तो जैसे पार्क्स में क्या प्रॉपर कैनोपी नहीं लगती, दो स्टैंडीज लेके जाते हैं दोनों, और कुछ पैम्पलेट्स लेके जाते हैं, और उतने में हो जाता जी है। लोगों से नंबर लेना होता है, वो डायरी में लिखते रहते हैं। मोहम्मद जी, अगर आप अच्छा कैनोपी लगाते हो ना तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। स्टैंड तो आप लगा लो और कोई कहे तो रोल अप करके चले जाओ और आगे कहीं और दूसरी जगह लगा लो। जैसे और अब यहाँ पर मैं जी तो सर हम एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहते हैं। जब हम लोग ने सबसे पहला कैंप लगाया था ना, तो जो एमसीडी का बंदा आया था मना करने के लिए, जी सर वो आज की तारीख में हमें जी तो सर 60,000 रुपए LIC का प्रीमियम दे रहा है, और हमें 85,000 रुपए मेडिक्लेम का प्रीमियम दे रहा है अपने फैमिली का। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, आइडिया अच्छा है सर। जी तो वो आज की तारीख में थैंक यू हमारा सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। एमसीडी का हमारा कोई काम रुकेगा नहीं उसी लिए। तो हम तो चाहते हैं जी कोई आए। जी नहीं, सर। पर अगर आप हाँ जेन्युइनली आपसे वो रहेगा सर। जी कुछ कह रहे हैं सालू दीदी? लेकिन जेन्युइनली कोई काम करो तो कोई मना नहीं करता। कोई जी जी योगेश जी, और इस समय तो जी आप सर। एक सेकंड। हाँ बोलिए तो सर भाई। इस समय जब आपका ये सब कोरोना का ओवर हो जाएगा तो आप एज अ इंश्योरेंस वॉरियर करके भी ये कैंप लगवा सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस एसेंशियल आइटम में आया है, तो अब भी कोई मना नहीं करेगा। और जैसे तुषार, आप जो कैलेंडर्स बनवाते हो ना, जो हम 1 जनवरी को पूरी मार्केट में बांटते हैं, जी जी मतलब हमारे घर के पास मॉडल टाउन मार्केट है कि हमारी किंग्सवे कैंप मार्केट है, तो वो जो कैलेंडर्स है ना उनका, और जो हमारे आसपास स्टडी सर्कल्स हैं, मतलब बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कैलेंडर्स बहुत ही अट्रैक्ट करता है। क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, रानी झांसी, लक्ष्मी डे में रानी झांसी की फोटो बना दी, गुरु नानक देव में गुरु नानक जी की फोटो बना दी, तो वो ना कैलेंडर बहुत ही इम्प्रेसिव है, लोग उसको उतार के फेंकना नहीं चाहते। तो मतलब आई फाइंड इट वेरी गुड। ब्रांडिंग का पूरा वो करते हैं दीदी, देखा है मैंने। नहीं, उसमें क्या प्रमोशन है कि हम छोटी सी बात ये भी कहना चाहेंगे कि तुषार भाई की क्रिएटिविटी का ना जवाब नहीं। वाकई बिल्कुल सही वाकई कह रहे हैं। बहुत, मतलब जो अगर कहीं और सोचना पड़ता है, यहाँ सब कुछ पहले रेडीमेड मिलता है। आपको चूज करना पड़ता है, मतलब बफे हाँ, लगा हुआ है। ठीक है। ये है, मतलब आप कुछ उसमें से पैम्पलेट्स लीजिए, कुछ सामान लीजिए, कुछ ई ब्रोशर्स लीजिए, तो हो जाता है, मतलब आपको वहां दिमाग नहीं लगाना। अगला सवाल लेते हैं, योगेश जी। दीदी नमस्ते। साधु नमस्ते। जी। आप दीदी अपना मैं ये वीडियो पूछना बंद कर चाहता लीजिए, हूँ। आपका नेटवर्क कमजोर है दिखा रहा है मेरे को स्क्रीन पे। हाँ जी, पूछिए। दीदी हमने 2020 में ज्वाइनिंग करी है राहुल सर के साथ अंडर में बधाई रहते हुए। हो, यू आर इन द बेस्ट स्टैंड। थैंक यू। लेकिन तभी की तभी हमारे लिए लॉकडाउन लग गया है, और कोई ये बात हमारे लिए नहीं, शायद बहुत अच्छी बात हुई है कि हमें ट्रेनिंग सीखने हो का मौका जाएगी। मिला है। अरे तो आपको हाँ पहले ट्रेन होके उतरेंगे ना मैदान में, तो बहुत हाँ ही अच्छा हुआ आपके साथ। अगर हाँ। सीधा उतरना लेकिन होता तो प्रेशर रहता कितना कि पॉलिसी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अब आराम से तसल्ली से ट्रेन होके उतरिए। थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इस समय हम अपने लिए नए ग्राहकों की कैसे लिस्ट बनाएं, कैसे हम जाएं और कैसे उनसे बात करें, ताकि जिस दिन हम राहुल सर के साथ में हो तो उनका पूरा तरह हमारा आशीर्वाद मिल जाए। देखो ऐसा है कि अभी कई नई पॉलिसी तो नहीं लेगा, बट जी आप लोगों को ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आपको अगर पुरानी पॉलिसी में कोई दिक्कत है, पुरानी पॉलिसी से कोई जी लोन लेना है, कि आपको पुरानी पॉलिसी की, आपको मैं मंथली मोड करा देता हूँ सर, आपको ये टाइम निकल जाएगा 6 महीना, है ना, हाँ, इस तरह से आप करिए। ठीक है।
तो लोग उससे बहुत क्या रिलैक्स्ड हो जाते हैं। क्योंकि हमारे समूह में कुछ साथी हैं जो एकदम वो कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मगर जब ऐसे ही सभी के साथ है, ऐसे ही कि भाई ठीक है दीदी। हम आपको नई पॉलिसी बेचने नहीं आए हैं, आपको पुरानी पॉलिसी की सर्विसिंग देंगे। आप हमें अपनी ब्रांच बताओ, वहां जाके आपका सारा काम कर देंगे, आपको धक्के नहीं खाने। तो लोग उससे बहुत खुश होते हैं और फिर आपको याद रखेंगे। सिंपल से आसान शब्दों में समझा जाए, अगर आप जर्सी स्वेटर बेचना चाहते हो तो आपको अक्टूबर नवंबर में ही बेचनी पड़ेगी। आपको कि मैं उसको अप्रैल मई में बेचना चाहूंगा तो नहीं बेच सकते। तो ये समय नई पॉलिसी बेचने का नहीं है, ये समय कस्टमर से कनेक्ट करने का है। और कनेक्ट करने का एक ही तरीका है जो दीदी ने भी बताया और काफी लोगों से अलग अलग, वो है सर्विसिंग। अगर आप किसी को कहते हो कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ तो वो आपको एंट्री देगा। अगर आप कहोगे मैं कुछ बेचने आया हूँ तो इस समय वो सिचुएशन थोड़ी अलग है। भगवान जी आपका कोई ओके सवाल है? भगवान सुवेन जी आप अनम्यूट हुए। योगेश जी कुछ और तो नहीं है योगेश जी? भगवान जी पूछिए। हाँ ये पोर्ट क्या होता है? आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप दीदी कीजिए। ये भगवान जी पूछ रहे हैं पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो एक्चुअली डाटा कॉम का सॉफ्टवेयर है। पोर्टफोलियो क्या होता है? हाँ, डाटा कॉम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जितनी भी पुरानी पॉलिसीज होती हैं एक फैमिली की, वो हम उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। और वो उस दिन का, मतलब जिस दिन हम अपडेट करते हैं और जिस दिन हम उसका निकालते हैं पूरा, एक 8, 10, 11 पेज का एक पूरा निकलता है, स्प्रेडशीट निकलती है। तो वो ये आपको बताते हैं कि आज की डेट में इस पॉलिसी की क्या वैल्यू है, क्या लोन मिल सकता है, क्या रिस्क कवर है, इस पॉलिसी के अगेंस्ट कब प्रीमियम जाएगा और ये कब कितना पैसा देगी। तो अगर मान लीजिए किसी के पास 2 पॉलिसी याद रख लेता बंदा, बट किसी के पास 50 पॉलिसी है तो नहीं याद रख सकते, तो उनको वो जरूरत होती ही है उस पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो आसान कैश आसान फ्लो शब्दों एनालिसिस में, भी इसको कहते हैं। कैश हाँ फ्लो जी, में भाई आपने 5 पॉलिसी करा रखी है, आपको पता ही नहीं कौन कौन से साल में कब कब पैसा मिलेगा। तो उसको आसान, हम एक पेपर फॉर्मेट पे पार्टी को समझाने का जो तरीका है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। और अलग अलग उसमें ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से, ठीक है। हाँ चंचल भाई आप पूछिए आपका सवाल। शालू जी नमस्ते। नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है। ठीक है मैडम। मेरी ठीक आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था, पहली एमडीआरटी कितने समय में हुई आपकी और कितनी पॉलिसी बिकी उसमें आपकी? कितना उसमें समय लगा एमडीआरटी होने में? अब पता नहीं, 1.5-2 साल में हो गई होगी शायद, दूसरे साल शायद हो गई। एजेंसी लेने के दूसरे साल में एमडीआरटी, ओके। उसके बाद हर साल रेगुलर हो रही है। उसका लगातार हर साल हो रही है। और इस साल की ये लॉकडाउन की एमडीआरटी कर चुके हैं। ओके, तो इसमें कितनी पॉलिसी बिकी या प्रीमियम ज्यादा था या पॉलिसी ज्यादा थी आपकी? नहीं, मेरी प्रीमियम ही ज्यादा रहा होगा क्योंकि पॉलिसीज हम बहुत ज्यादा नहीं देते। ओके, तो पहले मैं बीच में था नहीं, एक्चुअल में मैं ऑफिस में बैठा हूँ इसलिए बीच में मेरा कॉल आ गया था। मैं एमसीडी में हूँ, इधर रोणी जोन में ही। वो तो पीछे आपको बोर्ड दिखा रहा है भाई साहब, उत्तर दिल्ली नगर निगम। सुन नहीं पाया। मैं ये पूछना चाहता था, पहले मतलब अपनी फैमिली में पहले भी कोई एलआईसी से कनेक्टेड था आपका, नहीं, आपके एजेंसी में आने से पहले? एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ करवाना चाहते थे, तो मेरी ठीक है, शादी के थोड़े दिन बाद उन्होंने एलआईसी एजेंसी ले ली थी मेरे से। ले पर ली मैं वो थी कभी, एजेंसी? हाँ, पर मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी। वो बेचारे चलाते रहे, वो कैसे मुझे नहीं पता। ओके ओके, मैंने 19 साल बाद ही किया था। इतनी का एक्सपीरियंस काम आ गया आपको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कह सकते चंचल भाई, इसमें मैं वो आपकी बात काटना चाहूंगा। वो दीदी ना एक एक्चुअल एक्सपीरियंस में शेयरिंग किया था, हाँ, इंसिडेंट हुआ था जो जिसको कहते हैं लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट, उसके बाद से एक वो हुआ था। एक मोड जो आया ना जीवन में, उसके बाद चेंज हुआ। जो वो एजेंसी चल रही थी वो एजेंसी चल नहीं रही थी, वो एजेंसी बस चलाई जा रही थी। सिगरेट एजेंसी चल रही थी? हाँ, सीक्रेट अपने घर, एजेंसी। हम घर के पैसे डाल डाल के चलाते थे। वो घर के केसों से बस 12 केसों से पॉलिसी बचाई थी। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। चलिए और किसी का कोई सवाल?
हाँ, एक मेरे साथी हैं, मेरे फोन पे हैं, उनके नेटवर्क जयपाल भाई जी भी कहते हैं बार बार सवाल। हाँ, एक सेकंड लेते हैं, उनका ले लेते हैं। चंचल भाई आप म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है मतलब से ना। हाँ जी, पूछिए अरुण जी। ठीक है, एक सवाल है, एक एजेंट है हमारे अरुण शर्मा जी, उनका सवाल ये है कि जब आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई शुरुआत में, तो उसमें आपने फैमिली का और फ्रेंड का नाम लिखा, तो वहां से आपको कितना सहयोग मिला? मैंने एक भी फैमिली और फ्रेंड का नाम नहीं लिखा था। इन्होंने एक भी फैमिली फ्रेंड का नाम नहीं लिखा था। देखो, दो चीजें होती है, कई बार क्या होता है फैमिली सपोर्टिव होती है, कई बार फैमिली कई बार वेट एंड वॉच भी होती है। जैसे दीदी का एक वर्ड है, तो वो भी वेट एंड वॉच करते हैं कि यार मेरे को अपनी पॉलिसी करानी है, एक बड़ी पॉलिसी करानी है, पहले ये देखते लो एजेंसी 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। जब उनको लगता है आप सफल हो गए, जब आपको फेसबुक पे देखते हैं मेडल लेते हुए, ट्रॉफियां लेते हुए, उसके बाद फैमिली आती है। सही कह रहा हूँ दीदी? बिल्कुल सही। और बताइए, किसी और का सवाल? जिसको सवाल पूछना अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। हमने कैंप से शुरुआत की थी सबसे ज्यादा ना। हाँ, मैंने और राहुल ने कैंप से शुरुआत की थी। तो जो शुरू में हमारे प्रोस्पेक्ट से वो कैंप के लोग ही थे, उन्हीं को हम फोन करते थे, उन्हीं के हम मैसेजेस डालते कोल्ड कॉलिंग अननोन से हमने काम शुरू करा। थे, वहीं से किया था हमने। जयपाल भाई हमारे साथ हैं, जयपाल भाई या चले गए? मेरे वाला भाई हो गया था बीच में, आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया था तो उसमें आ गया था। ठीक, थैंक यू। किसी और का कोई सवाल? दीपक पाल जी, रोहित जी, सतीश मिश्रा जी, श्रवणदीप जी, विकास जी, विपिन जी, योगेश जी, कोई और किसी का सवाल हो? तो दीदी मैं आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने मतलब कीमती समय में से, एक होम मेकर के लिए 9 बजे का वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर भाई कोई सवाल है आपका? नहीं, मेरा नहीं है। और किसी का कोई सवाल है हमारे पार्टिसिपेट्स का? धीरज जी, रोहित अरोड़ा, रोहित अरोड़ा को तो भूल जाओ, वो अगले साल सीमा की बात रस्तोगी मैम। कोई बात, ठीक है। सालू जी? जी बताएं। प्रेम भाई आपका एक सवाल है। अच्छा, अनम्यूट कर लीजिए आप प्रेम भाई अपने आप को। प्रेमचंद जी हमारे एमडीआरटी एडवाइजर हैं और हमारे फ्यूचर की ये इंटरव्यू सीरीज के पार्टिसिपेट हैं हमारे, मतलब इनका भी एक इंटरव्यू किसी दिन आएगा। हेलो प्रेम भाई पूछिए। आवाज नहीं आ रही उनकी। आवाज, आपकी ऑडियो सेटिंग खराब है प्रेम भाई, आपकी ऑडियो नहीं आ रही मेरे पास। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप चैट बॉक्स में। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी नहीं है ना, काफी बार लगता हमें है नहीं, टाइम। वो हैंड बैंड कहीं टच हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टच फोन है, एक उंगली टच हो गई, पता लगा सेटिंग बिगड़ गई, पता ही नहीं लगता। तो दीदी वैसे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने जो 9 बजे का वक्त दिया है ना, वो बहुत ही क्यूरियस, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है फैमिली के लिए, लेकिन आपने दिया। तो प्रेम भाई क्या है सवाल अपना? व्हाट्सएप डाला क्या आपने? आपका सवाल नहीं आया प्रेम भाई अभी मेरे पास। टाइप कर रहे हो, फेस रुका हुआ है उनका, 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। प्लानिंग प्लानिंग फॉर सीओटी, हाँ एक छोटी सी चीज ये हमारी चुप लगी। थैंक यू प्रेम भाई। देखो ये होता है जो सक्सेसफुल बंदे तो नहीं कहते, विजन क्या दी थी, एमडीआरटी 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 तो चल रही है,
अगला विचार क्या है, अगला स्टेप क्या है, एमडीआरटी के आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पहले डबल एमडीआरटी करेंगे, फिर सीओटी करेंगे। उसके लिए कोई प्लानिंग बनाई है, उसके लिए कोई विजन, कोई प्रैक्टिस, कोई काम चल रहा है, एक्शन प्लान? फिलहाल कुछ नहीं, हाँ, पर विजन में है, विजन चार्ट बहुत काम करते हैं। विजन में है कि भाई अब 6 लाख रुपए महीने का काम करना है तो डबल एमडीआरटी होगी, बट तब भी देखो ऊपर वाले की जब दया होगी। हमारी दीदी काफी रिलीजियस है और मेरी तो संकट मोचन है हमारी दीदी। मेरी तो मतलब जिंदगी में कभी भी परेशानी होती है तो हमने तो दीदी को ही याद करा है, काफी अच्छी राय देती है। तो थैंक यू दीदी, आपने बहुत अपना कीमती बहुत बहुत थैंक यू आपका। और नहीं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया इस तरह से, और बड़ा ऑनर फील कर रही हूँ, और थैंक यू वेरी मच। सब लोग ने इतना ध्यान से सुना मेरे को, बहुत सब लोगों का बहुत थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। प्लानिंग फॉर सीओटी लास्ट 5 ईयर और नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए प्लान क्या है दीदी? टीओटी? हाँ, विजन बोर्ड पे टीओटी है, टीओटी है, ठीक। सीओटी लिखेंगे तो सीओटी तक तो पहुंचेंगे। दीदी एक चीज थोड़ा पूछ रही है, आप गोल सेटिंग का कितना बड़ा रोल है लाइफ में? बहुत बड़ा, सारी लाइफ ही वही घूमती है। क्योंकि इसको ना लोग सीरियस नहीं लेते ज्यादा। नहीं, बहुत बड़ा। आप क्या गोल विजन बोर्ड की आप बार बार बात कर रहे हो, उसके लिए पूछना चाहता हूँ। एक आपके जब तक दिमाग में विजन नहीं होता ना, तब तक भगवान भी मदद नहीं करते। जैसे पहले मैंने सोचा था कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो फिर मुझे ट्रेनिंग मिलती गई, एक के बाद एक के बाद एक। जब तक मैंने सोचा ही नहीं, मुझे कोई भी ट्रेनिंग मिली नहीं। मैं आईओई की ट्रेनिंग यूज करी, मैंने राजेश चेतन जी की यूज करी, फिर काजिम जी की करी, आप तुम लोगों की कर रहे हैं। तो वो रास्ते तभी खुलते जब आपके दिमाग में कुछ हो। फिर जब मैंने सोचा कि नहीं अब मेरे को एमडीआरटी करनी है, तो एमडीआरटी का रास्ता खुल गया। अब फिर मैंने सोचा एक ऑफिस बनाना है, तो ऑफिस का रास्ता खुल गया। फिर जैसे सर बोलते थे असिस्टेंट रखो, मेरे को ये भी नहीं पता था मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी, अपने आप घर पे आके मिल गया। तो जब तक आप विजन नहीं करते ना, भगवान भी आपको मदद नहीं करता। विजन तो करना पड़ेगा। जब आप सोचते हो तभी वो चीजें पूरी होती हैं। जब आप सोच लोगे तो हो जाएंगे, नहीं सोचोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं है। वो रखना पड़ेगा विजन। एक देखो दीदी, हमारे पास ना 2 तरह के रिप्लाई आए हैं। तथास्तु तो बहुत सारे आ गए, थैंक यू, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। एक हमारे छुपे हुए साथी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है, जब 2 एजेंट मिलके प्रोस्पेक्टिंग करें तो उसको अलग अलग कैसे यूज कर सकते हैं? डिवाइड कैसे करें? नहीं, वो जैसे डिवाइड वाली तो डिस्प्यूट कोई ना आए। बात ही नहीं है, डिवाइड वाली तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मेरे और राहुल में कभी वही बात ही नहीं हुई। बड़ा केस है तो आधा आधा कर लो, छोटा केस है तो पहले वो छोटा वो ले लेगा, मैं बाद में ले लूंगी। उसमें क्या है, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू थोड़े है। मान ली 10 लाख का केस है, 5-5 का कर लो, ठीक है। 5 का हो तो उसको क्या छोटा करोगे, अगला 5 का आप ले लो। जैसे तो आप दीदी के साथ में क्या था कि हमारा जब हमने काम शुरू करा तो क्या था कि मोस्टली एफर्ट दीदी के थे। तो जब हमने पहला केस उठाया, जो हमारा पुलिस वाला वो जो एमसीडी का बंदा आया था, उसकी 5,000 मंथली केस उठाया था, तो वो पहला केस लगाया दीदी की एजेंसी, क्योंकि हमें दोनों एक ही डीओ कोड। जब दूसरा केस आया तो मुझे पता भी नहीं लगा, वो मेरे एजेंसी में नंबर लग गया था। ठीक है, तो ये एक है अच्छा ऑप्शन है। ज्यादा अच्छी राय ये दी जाती है, अगर सेम डीओ कोड में अगर आपकी दोस्ती हो या सेम ब्रांच में हो ना, तो वो ज्यादा आसानी से हो जाती है। अलग अलग ब्रांचों में कस्टमर को परेशानी होती है, नहीं तो आप ये कह सकते हो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसमें आपको थोड़ा बड़े दिल वाला बनना पड़ेगा दोनों को। ये नहीं है कि इसमें मेरे को कमीशन कम आया, इसमें कमीशन ज्यादा आया। जब ऐसा सोचने लग जाओगे तो फिर नहीं होगा। साथ में चलना है तो करना है। इसको कहते हैं मिलके पेड़ लगाओ, बड़ा होगा तो फल सबको ही मिलेंगे। पर मिलके आप लंबा चल सकते हो, अकेला आप इतना लंबा चल ही नहीं सकते। नहीं चल सकते। मतलब एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस ये शेयर करता हूँ कि हमने एक केस उठाया था, हमने ना कॉर्पोरेट में भी करा है काम इस तरह ना। तो हमने एक केस उठाया, मेरी एजेंसी में केस लगा, मुझे पता भी नहीं वो केस आया, और वो मेरे को बस फोन आया कि ऐसे ऐसे केस आपकी एजेंसी में चल रहा है। उसको जो कमीशन, मतलब अनऑफिशियली कह रहा हूँ, ऑफिशियली तो कोई देता नहीं है, तो जब देना था तो दीदी ने मेरे को उसको पे करने के बाद मुझे मैसेज करा था कि उसको पे कर दिया है, वो भी 2-3 महीने बाद, कि यार ये वाली पेमेंट आपकी तरफ है, ये पेमेंट दे देना। बस इतना ही, मतलब कस्टमर को भी चला गया, कस्टमर को नहीं पता कि ये केस किसने करा, प्रोसेस इन्होंने करा तो इन्होंने ही प्रोसेस करा। तो मतलब एक ऐसा
आपको व्यवहार बनाना पड़ेगा। तो जैसे मेरे लिए तो बड़ी बहन है, तो मैं छोटा भाई हूँ, तो मेरे लिए तो ज्यादा दया दृष्टि उनकी रहती है मेरे ऊपर। नहीं संयोग आप संयोग लंबा भाई जाना है आपका तो मिलके जाना है, अकेले आप नहीं लंबा जा सकते। अगर आप सीओटी टीओटी या कुछ भी करना चाहते हो जिंदगी में, आप साथ लेके चलो सबको। और राहुल की बहुत खासियत है सबको साथ लेके चलने की। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आप मिलके सब काम कर सकते, वो रखना पड़ता है। संयोग भाई आपका कोई सवाल है? एक रोहित का हो गया सवाल, संयोग जी ने हैंड्स अप किया हुआ है। संयोग जी ने हैंड रेज किया हुआ है, ये संयोग जी पूछिए। आप एपी अपने आप को मित्तल जी का कोई सवाल? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से। नहीं नहीं राहुल भाई, कोई सवाल नहीं। अच्छा, हैंड वो रेज किया वैसे हुआ, हैंड रेज हाँ किया हुआ। ठीक। चलो ठीक है दीदी, थैंक यू। इसके साथ ही हम ऑफिशियली अब सेशन को क्लोज करते हैं। आपके कीमती समय को हमने लिया, आपने अपना कीमती समय दिया। ऐसा ही प्यार कृपा टीम राहुल कुमार और मास्टरमाइंड अलायंस पे बनाए रखना। हमारा तुषार भाई, आपका दीदी एमडीआरटी तो हो गया इस साल का, सब दुआ करते हैं सीओटी हो और हम आपको दोबारा बुलाएं। नहीं, सीओटी के बीच में डबल एमडीआरटी होती है, पहले वो करेंगे। आप डबल एमडीआरटी मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट कर देना सितंबर में, सीओटी दिसंबर तक कर। हाँ, मेरे बर्थडे पे सीओटी गिफ्ट कर देना दिसंबर ठीक में। है। थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू।